Hello everyone, my name is भवेदी पाटीदार. वेलकम टू द नेविगेट इंस्टीट्यूट. फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके और मध्य प्रदेश जीके में अब हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जिसका वेटेज और जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसका वेटेज एग्जाम में सबसे ज़्यादा है. ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आप शायद ये मैप देखिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्लेट्यूज ऑफ मध्य प्रदेश, है ना. यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के पठार दिखाई दे रहे हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन. हम क्या करने वाले हैं? फिजिकल डिवीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. जो टॉपिक है इसको हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, है ना. तो हम इसको दो तरीके से पढ़ने वाले हैं. पहला जो कंटेंट है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ने वाले हैं इससे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको साथ में ही बताते जाऊंगा, है ना. तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी कि इस टॉपिक से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं वो किस तरीके से कितने घुमाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, उसके बाद हम एट द एंड डिस्कस करने वाले हैं कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो इस फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड होंगे. उन फैक्ट्स को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे. अभी हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन की. ठीक है, इसको बोला जाता है भौतिक विभाजन. इसको क्या बोला जाता है? भौतिक विभाजन. क्लियर? ये टॉपिक है आपके लिए आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक को जैसा बताया जा रहा है आप उसको वैसा ही याद कर लीजिएगा सीधा, है ना. अभी आपके पास एक ये फाइल में जब शेयर करूंगा तो आपके पास ये फाइल आएगी, उसको मैं आपको क्लियरली पहले बता देता हूं कि फाइल किस तरीके से बनाई गई है. देखिए, बात करने वाले हैं फिजिकल डिवीजन की. फिजिकल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं. एक तो आपको ये दिख रहा है ना. ये जो है ये है आपके मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन, जो आप बोलना चाहें. भौतिक विभाजन ज्यादा बेटर होगा. आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है, कलरफुल है काफी मैप. देखते हैं इनमें कौन सी चीज क्या है, इसको डिटेल करेंगे और डिटेल किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं. देखिए, बेसिक आप देखिए यहाँ पे लिखा है मालवा का पठार. क्या लिखा है? मालवा का पठार. अभी जो मालवा का पठार है इसकी हम बात करें तो ये मालवा के पठार में क्या क्या चीजें होना चाहिए, इससे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि हम लोग ज्योग्राफी या मध्य प्रदेश ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसमें लिंक बनी रहेगी. ठीक है, जनरली क्या होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लिंक मिलना बड़ी मुश्किल होती है कि एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड कैसे है, वो थोड़ा मुश्किल होता है. बट यहाँ पे ये जो हमारा ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज बड़ी आसानी से हो जाती है. तो मैं आपको उसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ. आप देखिए केवल मालवा के पठार को. मालवा के पठार को जब हम डिटेल करते हैं तो ये हमारे पास है मालवा का पठार. कोशिश मैंने की है कि जैसा आपको ये दिख रहा है इसका अप्रोक्सीमेट डायग्राम आपके सामने रहे. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, आप जरा इसको देखिएगा, आपकी ये वाली लाइन, ये आपका मालवा का पठार है ना. ब्लैक कलर से जितना भी दिखाई दे रहा हो ये आपका मालवा का पठार है. अगर इसकी ही हम बात करें, कोर इसी की बात करें, तो आप देखिए थोड़ी देर में आपको पीछे मैंने जो डायग्राम बनाया है वो भी कुछ इसी तरीके से, ये देखिए, है ना. ऊपर मंदसौर वाला जो हिस्सा है, मंदसौर वाला जो हिस्सा है वो कट हो जाएगा क्योंकि वो मंदसौर वाला हिस्सा या नीमच वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा वो आपका मध्य भारत के क्षेत्र में भी आता है और थोड़ा सा मालवा के पठार में भी आता है. तो अप्रोक्सीमेट डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे मालवा के पठार को बनाया है. अब मालवा प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो मालवा प्लेट्यू में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो यहाँ पर डिस्कस किया है और इसी तरीके से हमने सारे प्लेट्यूज को जो हमारे डिवीजन किए हमने उनको हमने डिस्कस किया है वन बाय वन. ये आपका मालवा हो जाएगा, देन हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन वैली, देन हम पढ़ेंगे सतपुड़ा. ठीक है, तो एक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं. पहली चीज, मालवा के पठार को देखिए, यहाँ पर लिखा है 28%. ठीक है, कितना लिखा है? 28%. मतलब मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश की टोटल जो ज्योग्राफिकल लैंड है उसके 28% पर मालवा का पठार आता है ना. दूसरा ये एक पॉइंट हो गया कि बताइए मालवा का पठार जो है उसका एक्सपांशन या उसका एरिया कितना है. तो आप बोलेंगे कि इट इज 28% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. क्लियर? फिर हम बात करते हैं, अगर हाँ मालवा के पठार में रेनफॉल की बात करें हम, तो देखिए इसमें 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है. वो भी कौन सा क्षेत्र है? जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है मालवा का, इसके जस्ट नीचे निमाड़ होगा. हम अगर यहाँ से देखें तो इसके जस्ट नीचे ये निमाड़ वाला क्षेत्र है,
ज्योग्राफिकल या फिजिकल डिवीजन की बात करें तो नर्मदा सोन वैली, तो नर्मदा सोन वैली के पास में जो मालवा पड़ता है वहां पर जो रेनफॉल है वो 125 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर देखेंगे जहां पर आपका सेंट्रल हाईलैंड आने वाला है, मध्य उच्च क्षेत्र आता है, इसके जस्ट ऊपर देखिए, ये देखिए ये मध्य भारत का पठार, सेंट्रल हाईलैंड के का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड वाला या मध्य भारत का पठार जो है, यहाँ पर बारिश जो होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा है 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर उसके बाद अब ये हो गई एवरेज रेनफॉल, ये हो गया एरिया की बात। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस मालवा के प्लेटू से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। अभी रिवर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिवर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन सारी जितनी भी आपको रिवर यहाँ पे नाम आएंगी या जितनी भी रिवर्स हैं आपके, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश नदियों का मायका है तो पढ़ना पड़ेगा, हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। बट यहाँ पे देखिए लिखा है माही, माही, चंबल, क्षिप्रा, गंभीर, धसान, बेतवा, काली सिंध, पार्वती एक्सेट्रा। और भी रिवर हैं, छोटी छोटी बहुत सारी रिवर है मध्य प्रदेश में, मोर देन 200 रिवर्स हैं, तो बहुत सारी रिवर आएंगी। बट ये वो रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम आपको याद रखना है। और ये सारी कहाँ से निकलती है या किससे होकर पास होती है? तो आप कहेंगे मालवा प्लेटू से। तो एक आपके पास आ गया ज्योग्राफिकल लैंड वाला पार्ट, फिर आ गया आपके पास एवरेज रेनफॉल वाला, फिर आपके पास आ गया कि यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं। रिवर फ्लो होंगी तो जब आप रिवर्स पढ़ लेंगे और जब हम पूरा रिवर वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इनके साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश का कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मालवा के पास में आता है या मालवा वाले क्षेत्र में आता है ना। तो ये पता चल जाएगा जब आप इनको पढ़ोगे कि ये आपकी माही, चंबल, शिप्रा जो है यहाँ से होकर पास होती है। तो जैसे मालवा का एक बेसिक में आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर लिखा है माही। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताइए माही प्रोजेक्ट जो है, माही प्रोजेक्ट या माही परियोजना जो है ये कौन से जिले की है, ठीक है, या कौन से क्षेत्र में आती है, तो ये मालवा में आती है, ये धार जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? धार। तो धार किसका पार्ट है? धार मालवा का पार्ट है ना। तो समझ गए माही प्रोजेक्ट कैसे समझ में आएगा। फिर चंबल की कहीं बात कर ले तो चंबल का बता देंगे। इस तरीके से आपको ये रिवर्स से रिलेटेड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होंगे वो पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी पता चल जाएगा। उसके बाद इधर देखिए, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है वीट, सोयाबीन, ज्वार, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। अब ये क्या है? ये है आपके मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र की मेन क्रॉप्स। ये क्या है? मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र की मेन क्रॉप्स है। तो इससे आपको क्रॉप पता चल जाएंगी। क्या पता चल जाएंगी? क्रॉप, कि आपके मालवा वाले प्लेटू में कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन या कौन सा जो फूड ग्रेन है वो ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया मेन पॉइंट। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, अब आपके पास आती है बात नेक्स्ट, लिखा हुआ है टीक, सेमल, हल्द, साल, तेंदुपत्ता, है ना, सलाई एंड बबूल वगैरह भी थोड़ा होता है, तो ठीक है, बबूल अभी याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। है ना, ये देखिए, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या लगेगा? ये हमारे यहां पर मध्य प्रदेश के क्या हो गए? ये हो गई आपकी फॉरेस्ट वाला या फॉरेस्ट ट्रीज, केवल इसको ट्री लिख लेते हैं, अभी फॉरेस्ट नहीं लिखते हैं। ये आपके क्या हो गए? ट्री। ठीक है, ये हो गई बात। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम, आपके पास अगला लिखा हुआ है डेक्कन ट्रेप, है ना। ये डेक्कन ट्रेप की बात करें तो यहां पे अपन समझेंगे कि ये चलो दोनों को एक साथ कर लेते हैं। डेक्कन ट्रेप क्यों लिखा हुआ है, क्या रीजन है इसका, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्यों लिखा हुआ है। चलिए, आपको ये बात पता है कि मालवा वाला प्लेटू जो है यहाँ पर मेनली जो है वो ब्लैक सॉइल मिलती है। क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है वो कैसे बनी, ठीक है, या कौन से क्रम की चट्टाने जो थी, जो हमारी रॉक्स थी, उनके डिकम्पोजिशन से ये आपकी ब्लैक सॉइल बनी है। तो उसके लिए एक पार्ट यहाँ पे लिखा है। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या कवर किया। इसमें हमने देखा, हम देख रहे हैं कितना इसका लैंड है, फिर हम देख रहे हैं कितना रेनफॉल है, फिर इसमें रिवर्स वाली बात कि कितनी रिवर का यहाँ से फ्लो होता है मालवा से, फिर क्रॉप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में है कौन कौन सी मालवा वाले क्षेत्र की क्रॉप है, फिर उसके बाद हम जब नर्मदा सोन वैली पढ़ेंगे तो वहां पे नर्मदा सोन वैली की क्रॉप पढ़ेंगे।
फिर हम बात कर रहे हैं कि मालवा वाले क्षेत्र में मेनली आपको कौन से ट्रीज मिलने वाले हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लैक सॉइल या जो भी टाइप ऑफ सॉइल होगी वहां पर मालवा वाले क्षेत्र में जो जिस प्रकार की मिट्टी मिलती है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं एक साथ। अगर एवरेज रेनफॉल की बात करें तो हम जब सीजन्स पढ़ेंगे, सीजन में जब रेनी सीजन पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आपको फिर से कवर होने वाला है। दूसरा, जब आप रिवर पढ़ेंगे तो रिवर में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी रिवर कहां से निकलेगी, तो मैप बड़ा आसानी से याद रहता है, इजी हो जाता है मैप को याद करना, तो ये पॉइंट यहां से कवर हो जाएगा। देन हम क्रॉप जब पढ़ेंगे तो हमने मध्य प्रदेश को क्रॉप के बेसिस पे, हमने मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के बेसिस पे, हम लोगों ने एग्रो क्लाइमेटिक बेसिस पे बहुत अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मध्य प्रदेश। तो वो मध्य प्रदेश का डिवीजन हमें जब हम क्रॉप के लिए करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए करेंगे, तो ये बात वहां पर बहुत यूजफुल होगी कि कौन सी क्रॉप जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया में या किस साइड में, मध्य प्रदेश के किस साइड में ज्यादा होती है, वो यहां से आपको पता चलेगा। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रीज की, किसकी बात कर रहे हैं, ट्री की। ठीक, तो अब ट्री के लिए क्या, आपके पास जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपके पास ट्री की बात आने वाली है, या बहुत सारे आप बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले क्षेत्र में, ईस्टर्न वाले पार्ट में ये वाले ट्रीज ज्यादा मिलते हैं, वेस्टर्न वाले में ये मिलते हैं, सदर्न वाले में ये टाइप ऑफ ट्री ज्यादा मिलते हैं। तो ये बात आपको यहां से भी याद हो जाएगी। फिर उसके बाद ये सॉइल के लिए लिखा है कि आपके मध्य प्रदेश की मालवा में कौन सी मिट्टी मिलेगी, यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लैक कॉटन सॉइल। यही बात हम जब सॉइल पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे, तो वहां पर आपको ये बात पता चलेगी कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोला जा रहा है, मतलब आपके मालवा वाले में कौन सी सॉइल मिलती है, तो ब्लैक मिलती है। ठीक है, ये बात है ना, इस तरीके से हमको पढ़ना है, और यही पैटर्न हमने फॉलो किया है फॉर द रेस्ट ऑफ जितने भी आपने डिवीजन किए हैं। आपके पास 7 पठार आने वाले हैं, तो ये सातों पठार को बिल्कुल अलग कर दिया है। आप सबको मर्ज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कुछ ये। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये फाइल आप देखिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये फाइल देखिएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिया है इसको, सेम वर्ड टू वर्ड लिखा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको ले सकते हैं। मैं अभी आपको इंग्लिश से पढ़ाऊंगा और हिंदी में भी बिल्कुल सेम लिखा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये जो डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है, फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं आप पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप, फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, तो क्या होता है फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। जब आप ज्योग्राफी की टर्म में बात करते हैं, किसकी टर्म में बात करते हैं, ज्योग्राफी की टर्म में, तो ज्योग्राफी की टर्म में आपको मध्य प्रदेश को भौगोलिक रूप से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड हमने जो डिवाइड किया है, वहां की क्लाइमेट को देखते हुए, वहां की वनस्पति फॉरेस्ट को देखते हुए, वहां पे रेनफॉल को देखते हुए, यहाँ पे सॉइल को देखते हुए, हमने मध्य प्रदेश को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, और वो पार्ट हमारे कहलाते हैं फिजिकल डिवीजन। क्या कहलाते हैं, फिजिकल डिवीजन। तो इसको समझते हैं, फिजिकल डिवीजन अगर पूरा पढ़ें तो क्या होगा। देखिए, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के। कैसे हैं 2 टाइप के क्वेश्चन, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश में जो आपने फिजिकल डिवीजन किया है वो कितने टाइप का है। क्या पूछा जाएगा आपसे, मध्य प्रदेश का जो आपने फिजिकल डिवीजन किया है वो कितने टाइप का है। तो आप यहाँ पर आंसर जो करने वाले हैं वो आपका आंसर होगा कि मध्य प्रदेश को हमने फिजिकल बेसिस पे या भौतिक आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कई बार गलत हो जाता है स्टूडेंट से। क्यों गलत होता है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको मध्य प्रदेश आपने 7 पार्ट में पढ़ा है। किसमें, 7। अभी मैंने भी तो आपको बोला कि 7 है ना। अभी तो मैं भी बोल रहा हूँ कि हमने 7 प्लेट्यूज डिवाइड किए हुए, तो हम 7 प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर ये अलग से 3 कैसे हो गया, तो उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए हमने मध्य प्रदेश को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। जब हम मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उन 3 पार्ट्स में से फिर आपके फर्दर एक जो सिंगल पार्ट होगा उसके और पार्ट हो जाएंगे, टोटल आपके पास 7 पार्ट्स होने वाले हैं। तो उनको 1 बाय 1 हम समझते हैं कि वो क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, आप बताइए कि कितने पार्ट हैं, तो आप यहां पर डायरेक्टली आंसर करेंगे कि देयर आर 3 मेजर
थ्री मेजर पार्ट्स, डिवाइडेड इन थ्री मेजर पार्ट्स या थ्री मेजर डिवीजन, है ना, जो कि आपको अब दिखने जा रहा है। ये आपके थ्री मेजर क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो मेनली कितने होने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि वो 3। चलिए अब इसको देखते हैं, 3 कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहली चीज, पहला हम बात करें तो हमारे पास आता है सेंट्रल हाईलैंड। क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड। इसको बोला जाता है मध्य उच्च क्षेत्र। क्या बोला जाता है इसको, मध्य उच्च क्षेत्र। ठीक है, दोनों में याद रख लेंगे, मध्य उच्च क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन आएगा वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर आप दूसरे पार्ट की बात करेंगे तो यहां पर आता है सतपुड़ा मेकल। क्या आता है, सतपुड़ा मेकल सीरीज, है ना। इसको बोलते हैं अपन सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। ओहो, और थर्ड जो आता है हमारा वो है हमारा बघेलखंड। क्या है, बघेलखंड। तो इसको बोला जाता है ईस्टर्न प्लेटू। क्या बोला जाता है इसको, ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है, पूर्वी पठार, इसको आप बोलेंगे पूर्वी पठार। अब पूर्वी पठार की जब बात आएगी तो अपन देखते हैं वो कौन है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई आपके पास कि आपने 3 मेजर जो डिवीजन किए थे वो ये थे। अब इनमें हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि आप टोटल 7 बताने वाले हैं। ओवरऑल जो बताने वाले हैं वो कितने हैं, 7 है। तो 7 है तो उसमें हम 7 कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। तो वो आते हैं सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अगर इसके अंदर देखें, पहला अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास आता है मालवा का पठार। क्या आता है, मालवा प्लेटू। ठीक है ना। फिर अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर और क्या आएगा तो आप कहेंगे यहां पर आने वाला है हमारा सेकंड, और क्या हो जाएगा, नर्मदा सोन वैली। क्या हो जाएगी, नर्मदा सोन वैली। ठीक है, फिर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे यहां पर आएगा मध्य भारत का पठार। क्या आएगा, मध्य भारत का, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत प्लेटू। ठीक है, और नेक्स्ट अगर इसमें बात करें हम तो और कौन आने वाला है, तो आएगा आपका बुंदेलखंड। कौन आएगा, बुंदेलखंड। कितने हो गए आपके पास, ये 4 हो गए, 5 6, एक और आपका बचता है। तो यहां लिख लेते हैं इसको। ठीक, देखिए मध्य उच्च क्षेत्र में कौन कौन आ रहे हैं आपके पास, मालवा का प्लेटू आ रहा है, नर्मदा सोन वैली आ रही है। ठीक है, मध्य भारत का पठार आ गया, बुंदेलखंड का पठार आ गया, और एक आएगा आपका रीवा पन्ना का पठार। कौन सा आने वाला है, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू। ठीक है, ये आपके पास टोटल, अब आप काउंट करिए, आपके पास ये हो गए 5, ये 6 और ये 7। तो अगर यहां पर हम बोलें, चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये ना ठीक है, चलिए क्लियर। ये हो गए आपके सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। यहां पर आपके पास एक पूर्वी पठार लिखा है। क्या लिखा है, पूर्वी पठार। तो अगर पूर्वी पठार को बोले ना तो पूर्वी पठार में भी एक क्या आता है, एक पार्ट है पूर्वी पठार के नाम से नहीं, इसे आप जानेंगे बघेलखंड के नाम से। किसके नाम से, बघेलखंड। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, तो आपके पास ये अब हो गए टोटल कितने, 7 हो गए। अभी इनको अपन देख लेते हैं कि ये हमारे मैप में कहां कहां दिखते हैं। तो ये बघेलखंड का पठार कहलाएगा। ठीक, चलिए
ये आपका सतपुड़ा मेकाल हो जाएगा, है ना। फिर आपका 3 पार्ट की हम मेन अगर बात करते हैं ना, तो ये 3 केवल ऐसे ही पढ़ जाते हैं, बस इतने ही होते हैं 3, ये समझिए, ठीक। इसके अलावा आपको आंसर भी जब आएगा ना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको आंसर पहला प्रेफरेंस देना है 3 को। किसको देना है? 3। आपसे पूछा जा रहा है कितने पार्ट है, तो आप आंसर करिए कि 3 है ना। उसके बाद अगर वो मान लीजिए ऑप्शन में आपको 3 नहीं मिलता है, ऑप्शन में 3 नहीं मिलता, देन आप आंसर कर सकते हैं कि टोटल 7 पार्ट है। अभी फिलहाल में तो आप आंसर करेंगे कि हमारे पास मध्य प्रदेश में 3 ही मेजर डिवीजन किए अपन ने फिजिकल डिवीजन के नाम पर। अब ये जो आपने लिखा है, इनको हम देख लेते हैं कि वो कहां पर है। तो अगर हम मैप को देखें तो देखिए, अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो हम डिवीजन कर रहे थे वो कैसे हैं। सबसे पहला डिवीजन देखिए, हमने बोला था सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोला था हमने? सेंट्रल हाईलैंड। तो आपका सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट की अगर बात हो, तो आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट ये होगा। ये आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है। अभी मैंने जो ड्रॉ किया उसको देखिए, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद और कौन सा है, तो आपने कहा है इसके बाद हमारे पास है सतपुड़ा मेकाल। तो सतपुड़ा मेकाल को देखिए, सतपुड़ा मेकाल ये रहा, ये सतपुड़ा वाला पार्ट हो गया, है ना। तो ये सतपुड़ा मेकाल हो गया। फिर आपने बताया कि एक हमारा पार्ट जो है वो कौन सा है, वो हमारा पार्ट है ईस्टर्न वाला प्लेटू। ईस्टर्न वाला प्लेटू देखिए, ये रहा। क्लियर? तो ये आपका डिवीजन है। इस मैप को आपको अपनी कॉपी में बनाना है और इसको 2-3 बार बनाइएगा, तो ये इजीली आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। फिजिकल डिवीजन 3 पार्ट में है। आपका सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च क्षेत्र जो है उसको हमने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया। सतपुड़ा खुद अपने आप में एक अकेला है और ईस्टर्न पार्ट में बघेलखंड आता है, ठीक है। चलिए, अब मैंने अभी आपको मालवा बताया था। क्या बताया था? मालवा प्लेटू। एक बार फिर से बोल देता हूं इसके लिए, देखिएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि मालवा प्लेटू जो है वो 28% पे लोकेटेड है या एक्सपांडेड है। मालवा प्लेटू इज एक्सपांडेड ऑन 28% एरिया ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। पहला पॉइंट क्लियर, ये बात है ना। कितने एरिया पर है? तो 28% पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो मालवा है, हम यहां से बोल रहे हैं, इसको आप देखोगे भी तो आपको ये जो लाइट ब्लू कलर दिख रहा है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है ना। अगर बात करें तो सबसे बड़ा एरिया दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश। ये क्या है? ये हमारा मालवा का जो प्लेटू है ये हमारा लार्जेस्ट प्लेटू है। क्लियर है? लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश है, ठीक। अगर मान लीजिए बाय चांस आपसे ये 28% परसेंट वाइज नहीं पूछा जाता है और आपको ये एरिया वाइज पूछता है कि बताइए एरिया में कितना होगा, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का एरिया हमने याद किया हुआ है 308252, है ना। 308252 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर जब आपने एरिया 308252 याद किया है तो उसका आप 28% निकालिएगा। वैसे ऐसा आता नहीं है, क्वेश्चन जो आता है वो आता है सीधा परसेंटेज वाइज। तो 28% मालवा प्लेटू जो है इट इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये बात मालवा प्लेटू के लिए अगर अपन बात करें तो यहां से दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट पिक है, क्या याद रखने वाले हैं यहां से? हाईएस्ट पिक ऑफ मालवा। हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो आप याद रखना कि वो सिगार है। कौन सी है वो? सिगार। इनकी चोटियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, पर ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है तो आप 881 मीटर यहाँ पे याद रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको टोटल 10 पिक्स बताने वाला हूँ सीक्वेंस है मध्य प्रदेश की, तो आपको सब याद करना पड़ेगी, ठीक है। सबका अपना इंडिविजुअल एक फैक्ट है। अगर हमसे पूछा गया कि हाईएस्ट पिक कौन सी, तो आपने सिगार बताई। और अगर सेकेंड हाईएस्ट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सेकेंड हाईएस्ट। तो सेकेंड हाईएस्ट पिक की बात करते हैं तो वो आती है आपकी जाना पाओ। कौन सी है वो? जाना पाओ। जाना पाओ का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा। तो वो है 854 मीटर। कितनी है वो? 854 मीटर, ठीक है। परशुराम जी की परशुराम जी का यहाँ पे सृजन पीठ बन जाना पाओ में, ठीक है। और जाना पाओ से ही आपकी चंबल रिवर निकलती है। ये हो गई आपकी बात किसकी? मध्य प्रदेश के ये 28% और उसके कुछ फैक्ट्स आपके पास। अब बात करते हैं हम आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में रेनफॉल, मालवा वाले क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश में रेनफॉल की बात करें तो मध्य प्रदेश में
पूरे एवरेज ईयर की बात करते हैं हम, एनुअल रेनफॉल की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में एनुअल रेनफॉल जो होता है वो होता है 112 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड माना है हमने, कितना माना है, 112 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना है तो 112 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल की बात करें, एवरेज रेनफॉल मध्य प्रदेश, एवरेज रेनफॉल इन मध्य प्रदेश कितना होगा, 112 सेंटीमीटर, ठीक है, एनुअल, तो पर एनम बोल देंगे यहां से। एनुअल रेनफॉल की बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे, एनुअल रेनफॉल। तो मध्य प्रदेश में एनुअल रेनफॉल जो है वो इतना होता है, ये 112 सेंटीमीटर पर एनम। चलिए अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि अगर हमसे पूछा जाए तो आप नर्मदा सोन वैली के पास वाला जो क्षेत्र है, नर्मदा सोन वैली के पास वाला जो क्षेत्र है वहां पर बताएंगे 112 सेंटीमीटर है, सॉरी 125 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर पर ईयर। लेकिन जब आप जैसे ही सेंट्रल हाईलैंड के जो आपका मध्य भारत का प्लेटू है वहां तक जाते हैं तो आपको रेनफॉल जो मिलता है वो मिलता है 75 सेंटीमीटर। कितना मिलता है, 75 सेंटीमीटर। मतलब रेनफॉल आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेनफॉल क्या होने लगता है, कम होने लगता है, एवरेज रेनफॉल की वैल्यू आपकी कम होती है। इसीलिए आप आगे चलकर देखेंगे कि जो हमारा भिंड है, भिंड में रेनफॉल जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे कम रेनफॉल मध्य प्रदेश का भिंड में होता है। क्लियर है, 55 सेंटीमीटर के आसपास। तो वो बात अपन बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर आपके पास याद रखना है आपको कि 125 सेंटीमीटर नर्मदा सोन वैली के पास में है और आपका जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो हो जाएगा 75 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी रिवर। रिवर की बात करते हैं तो रिवर के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था कि आपको कैसे पढ़ना है कि मालवा से होकर जाने वाली जितनी रिवर हैं उनको आपको याद रखना है। मालवा से होकर जाने वाली रिवर को याद रखना है। तो वो आपके सामने है मालवा वाली रिवर्स, ये माही, चंबल, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है। बाद में देखेंगे कि माही कहाँ से आती है, चंबल कहाँ से आती है। अभी ये चंबल का नाम आया और देखो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक अपन ने बताई जाना पाव। चंबल का ओरिजिन ही जाना पाव है, हो गई ना बात। यहाँ पर शिप्रा की बात करें तो उज्जैन आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना, कुंभ का मेला, उज्जैन, शिप्रा, नर्मदा का इसमें पानी लाकर इसको पानी दिया गया था कुंभ के टाइम पे, है ना। तो ये सारी बातें शिप्रा के बारे में। माही की बात करें तो ये आपकी जो है, अभी हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है तो माही रिवर हो गई, है ना। धसान, कालीसीन, बेतवा, पार्वती, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, मालवा के प्लेटू की रिवर हो गई। फिर आती है बात हमारी क्रॉप की। किन की बात आती है, क्रॉप्स। तो क्रॉप्स में आपको क्या देखना है कि ये आपके पास, पहले अपन सॉइल देख लेते हैं फिर बात करेंगे क्रॉप की। तो हम सॉइल की बात करते हैं। सॉइल हमारे पास कौन सी है, तो मालवा वाले प्लेटू में जो सॉइल मिलती है वो मिलती है आपको ब्लैक सॉइल। कैसी मिलती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब सॉइल वाला जब टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो ये ब्लैक सॉइल कैसे बनी, इसमें क्या मैक्सिमम होता है, क्या मिनिमम होता है, किस चीज के इसमें जो वो कंटामिनेशन है वो ज्यादा है, ये एसिडिक होती है या बेसिक नेचर में होती है, कौन से यहाँ पर वनस्पति या ट्रीज अच्छे होते हैं, कौन सी क्रॉप अच्छी होती है, वो सब अपन बात करेंगे जब सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बट अभी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल को ही आप बोलते हैं कॉटन सॉइल। क्या इसको आप क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल है ये, कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट सॉइल है। इसी को बोला जाता है रेगुर सॉइल। इसी को क्या बोला जाता है, रेगुर सॉइल। कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि रेगुर जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल का नाम है, तो रेगुर सॉइल बोला जाता है ब्लैक सॉइल को, है ना। तो और इसको अगर आपसे और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एक इसका और नाम है, वो है सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कल्टीवेटेड सॉइल। क्लियर है ये बात। तो इतने नाम जो है ये सब किसके हैं, ये आपके ब्लैक सॉइल के हैं। और ये आपको कहां पर मिलती है, तो ये आपको मिलती है मालवा वाले क्षेत्र में और उसके थोड़ा नीचे भी मिलेगी। अभी ब्लैक सॉइल की बात हो रही थी, हमने बात की कि हमारे मालवा वाले क्षेत्र में मिलेगा। फिर ब्लैक सॉइल जो है ये बनी कैसी है, तो आप बोलेंगे कि ब्लैक सॉइल का जो निर्माण हुआ है या जो बनी है वो बनी है बेसाल्ट चट्टानों के कारण। किन के कारण, बेसाल्ट के कारण, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानें या बेसाल्ट रॉक्स जो होती हैं वो कहां से, कौन सी रॉक्स होती हैं, तो ये होती हैं इग्नियस रॉक्स। कैसी होती हैं, इग्नियस रॉक्स। मेरे ख्याल से मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे इस बात को ग्रास्प कर पाए होंगे कि इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, है ना, या इग्नियस क्या होता है। इग्नियस मतलब सबसे पहला लावा जब बाहर आया तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ दैट वाज इग्नियस, ठीक है।
इग्नियस रॉक्स बोल लीजिए, बेसाल्ट रॉक्स बोल लीजिए, और जिसका फॉर्मेशन या जो किससे बनी है, तो वो बनी है लावा से। किससे बनी है? लावा से। तो ब्लैक सॉइल के लिए 2 पॉइंट है, किससे बनी है? पहली बात इग्नियस रॉक से, नहीं तो फिर बेसाल्ट रॉक से, और वो भी नहीं तो फिर आपसे पूछेगा तो लावा से। क्लियर? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ब्लैक सॉइल जो है, वो ब्लैक सॉइल के डिफरेंट नेम है। ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, रेगुलर सॉइल, सेल्फ कल्टीवेटेड, इतने नाम दिए। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ बेसाल्ट रॉक से। बेसाल्ट रॉक्स, फिर आप बात करेंगे कि बेसाल्ट रॉक्स किससे बनती है, तो वो लावा से बनती है। इसके बाद आपसे अगर और पूछ लिया जाए कि ये लावा या बेसाल्ट रॉक्स किस टाइप की रॉक्स होती हैं, तो आप बोलेंगे कि दे आर इग्नियस रॉक्स। क्या बोलेंगे आप? ये इग्नियस रॉक्स होती हैं, जो पहली लावा से निर्मित या पहली लावा से चट्टानें जो बनती हैं, जो पहली बार जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उससे जो चट्टानें बनी, वो हमारी बनी बेसाल्ट या फिर इग्नियस। इग्नियस नाम दिया गया, उसका एक टाइप है बेसाल्ट। बेसाल्ट से बनती हमारी ब्लैक सॉइल। और जो लावा से जो क्षेत्र बना था, जहां पे चट्टानें बनी थी, उनको हमने बोला डेक्कन ट्रैप। क्या बोला? डेक्कन ट्रैप। तो ये सारी बातें याद रखना है आपको सॉइल के लिए, जो आपके मालवा प्लेटू की सॉइल है, ब्लैक सॉइल। पहला पॉइंट। उसके बाद बात करें यहाँ पर हम क्रॉप्स की। तो क्रॉप की बात करेंगे तो क्रॉप क्या होंगी? वही वाली क्रॉप जो ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छी होती होंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास वीट, यहाँ पर आपके पास लिखा है सोयाबीन, और ये लिखा है आपके पास कॉटन एंड शुगर केन। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट तो ठीक है। ग्राउंडनट तो जो जिसमें रेत होती है ना, रेत जो मिट्टी जो जिसमें पोरस ज्यादा होता है, जो पोरोसिटी ज्यादा होती है, उसमें ग्राउंडनट अच्छे से होता है। पर हाँ, कॉटन सॉइल मतलब कॉटन और वीट और सोयाबीन, ये तो मेजर क्रॉप्स है, इनको तो आपको भूलना नहीं है। पर साथ में आप शुगर केन भी लिख सकते हैं, आप ज्वार भी लिख सकते हैं, और ग्राउंडनट भी लिख सकते हैं। ये होता है इस वाले क्षेत्र में, ये सब प्रोड्यूस होता है। तो ये क्रॉप की बात हो गई। फिर अपन बात करें अगर हमारे ट्रीज की, कि मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में मेजोरिटी में आपको कौन से ट्रीज मिलने वाले हैं, तो वो मिलने वाला है सागौन। क्या मिलने वाला है? सागौन। और क्या मिलेगा? सेमल मिलेगा, साल का ट्री मिलेगा, है ना। साल का ट्री जो मिलेगा वो कुछ थोड़ा इधर मिलेगा, यहाँ ऊपर नहीं मिलता है, क्योंकि साल के ट्री के प्रोडक्शन के लिए या इसको ग्रो करने के लिए वाटर की जो अमाउंट है, वाटर अमाउंट जो ज्यादा चाहिए होता है, तो वो कहाँ पर मिलने वाला है? इस साइड, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा ज्यादा। फिर उसके बाद तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता तो फेमस है, जब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर हम तेंदुपत्ता का नाम लिखेंगे। किसका नाम? तेंदुपत्ता। क्लियर? फिर उसके बाद सलाई एंड ट्री, ये सारे ट्री हैं। तो अब ये हो गई आपकी पूरी बात मालवा की। किसकी बात हुई है? मालवा की। आपको मालवा के बारे में इतनी बातें याद रखना, ये जो आपके पास 10 to 15 पेज की जो ये फाइल आने वाली है पीडीएफ, ये आपके 4 से 5 चैप्टर एक साथ कवर करवाने वाली है। इसलिए मेरा सजेशन है, बार बार आपको मैं बोल रहा हूं कि इसको मैंने बहुत कंपाइल किया है। तो और कंपाइलेशन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, ये कंपाइलेशन है, ऐसा ही है ये, बट उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, और हर किसी को सेम पैटर्न में लिखा है, जो कि आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए, है ना। 2-2, 3-3 दिन में इसको रिवाइज कर लीजिए, 4-5 बार करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब मालवा प्लेटू से आगे बढ़ते हैं। मालवा प्लेटू से अगर अपन आगे बढ़े तो हमारे पास 1 सेकंड, है ना, इसको थोड़ा सा हम ये अपना क्या था? मालवा प्लेटू। इससे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आती है नर्मदा सोन वैली। क्या आएगी? नर्मदा सोन वैली। चलिए इसको देखते हैं, नर्मदा सोन वैली के बारे में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने वहां पर देखा मालवा के प्लेटू के लिए कि वो 28% एरिया पर एक्सपांडेड है, तो इसका हम एक्सपांशन बोलेंगे कि ये कितने पर है? 26% एरिया, 26% ऑफ एरिया ऑफ एमपी। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि नर्मदा सोन वैली के बारे में बताइए, तो ये नर्मदा सोन वैली जो है, ये मध्य प्रदेश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 26% पर है। पहली बात। दूसरा पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बनता जो है वो ये है कि नर्मदा सोन वैली जो हमारा पार्ट है, या पूरे मध्य प्रदेश को जो हमने 7 प्लेट्यूज में डिवाइड किया है, उसमें जो नर्मदा सोन वैली आती है, दैट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम एवरेज हाइट की बात करें तो सबसे नीचे जो पार्ट आएगा, या सबसे गहरा जो आएगा, डीप जो पार्ट आने वाला है, वो कौन सा आएगा? नर्मदा सोन वैली आएगा। तो हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज द लोवेस्ट, और लोवेस्ट की बात कैसे? एवरेज डेप्थ की, है ना, एवरेज डेप्थ, लोवेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। याद रख पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे निचला क्षेत्र है। क्वेश्चन क्या है? निचला क्षेत्र। तो निचला क्षेत्र आप याद रखना कि वो आपका नर्मदा सोन वैली है ना।
अब नर्मदा सोन वैली में और क्या पॉइंट याद रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए रेनफॉल। रेनफॉल की बात करें, एवरेज रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल अगर हमारे पास पूछा जाए हमसे, तो आपको अभी अपने देखो कैसे याद रखने का भी तरीका आसान है। हमने जब मालवा पढ़ा तो मालवा में जो नर्मदा सोन वैली थी उसके पास में हमने देखा था कि कितना हो जाता है रेनफॉल, तो वो हो जाता है 125 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 125 सेंटीमीटर। मतलब अप्रॉक्स मध्य प्रदेश का जो एवरेज रेनफॉल है ना 112, उससे भी यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रेनफॉल होता है, 125 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब कुछ रिवर की बात कर लेते हैं। तो रिवर की बात अगर करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, देखिए हिरन, तिंदोनी। अब ये हिरन और तिंदोनी नाम ऐसे हैं, रिवर के नाम है ये सब, है ना। तो आप याद रखेंगे हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रशेखर, मान, शेर, शंकर, तवा, दूधी, कुंदीदेव, ये रिवर जो हैं, ये रिवर और साथ में इसकी नर्मदा। नर्मदा तो बताने की जरूरत ही नहीं है, नर्मदा रिवर को, नर्मदा माँ नर्मदा को बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रिवर की, ये जितनी आपने नीचे पढ़ी है ये सारी रिवर जो हैं ये नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्या है? ये लगभग सभी रिवर्स जो नीचे आपने लिखी है, हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रशेखर, मान, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदीदेव, ये आपको क्या मिलेंगी? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। अब क्योंकि ये वैली ही क्या है? नर्मदा सोन वैली पढ़ रहे हैं आप। क्या पढ़ रहे हैं? नर्मदा सोन वैली। तो नर्मदा सोन वैली पढ़ेंगे तो वहां रिवर कौन सी होगी? नर्मदा, और उसकी सहायक नदियां मतलब ट्रिब्यूटरीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है यहाँ पर सॉइल कौन सी मिलने वाली है, तो सॉइल है यहाँ पर डीप ब्लैक सॉइल। कैसी सॉइल मिलेगी? डीप ब्लैक। आपको अभी हमने मालवा में ब्लैक सॉइल बताई थी, कैसी बताई थी? ब्लैक सॉइल। तो अब ब्लैक सॉइल की भी ना यहाँ पर बात आती है। कैसी बात आती है कि ब्लैक सॉइल को भी हमने क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफाई कैसे किया है? एक बोला जाता है कि डीप ब्लैक होगी। कैसी होगी? डीप ब्लैक सॉइल होगी। और आप क्या बोलते हो? तो दूसरी आप बोलते हो मीडियम ब्लैक। क्या बोलते हो आप? कि मीडियम ब्लैक होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए कैसी, तो आप बोलेंगे कि आपके पास थर्ड टाइप की जो ब्लैक सॉइल है जिसका क्लासिफिकेशन आपने किया है दैट इज शैलो ब्लैक। क्या बोलते हैं इसको आप? शैलो ब्लैक सॉइल। तो ये आपके पास तीन टाइप की ब्लैक सॉइल होती है। अब उसमें से आपका जो मालवा प्लेट्यू जो निकला है, मालवा प्लेट्यू जो निकला जिसमें आपने ये ब्लैक सॉइल की बात की थी, ये ब्लैक सॉइल, ये जो ब्लैक सॉइल है, ये वाली ब्लैक सॉइल है आपकी, जो आपकी मीडियम ब्लैक के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? मीडियम ब्लैक के अंदर। ठीक है, ये ब्लैक सॉइल जो आने वाली है वो मीडियम ब्लैक के अंदर आती है। वहीं पे जब आप बात करते हो नर्मदा सोन वैली की, तो नर्मदा सोन वैली में जो सॉइल आती है वो आती है डीप ब्लैक। कैसी आती है? डीप ब्लैक। याद रखना है, गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो वो मिलेगी आपको नर्मदा सोन वैली में। ये जब आप सॉइल पढ़ोगे तो वहां पर सब कवर हो जाएगा और आप इतनी जल्दी याद कर पाएंगे उसको कि आपको एक ही बार में वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर? फिर उसके बाद फॉरेस्ट की बात करें, हमने पिछली स्लाइड में कुछ हमने देखा कि कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे। तो ट्रीज की बात करते हैं तो मिलता है आपको टीक, सागौन, मैंगो, साज, ब्लैकबेरी, है ना, अंजन, बीजा, सलाई, ये आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर ट्रीज मिलने वाले हैं। और ये ट्री जो मिलेंगे, अब ये ट्री आपके लगभग सिमिलर होंगे किसके? देखो यहाँ पे भी टीक लिखा है, यहाँ पर भी साल, सलाई लिखा है, यहाँ पर भी आपके पास साज, सलाई, टीक, मैंगो, ये सब यहाँ पर भी है। तो क्योंकि दोनों क्षेत्र आसपास है इसलिए आपको जो ट्रीज मिलने वाले हैं वो सेम मिलेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट, दोनों का रेनफॉल, दोनों का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो और सॉइल की कंडीशन जो है वो लगभग सेम है। इस वजह से आपको ट्रीज सेम मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, जो कि अच्छी खासी बारिश होती है। मध्य प्रदेश के टोटल ओवरऑल से भी क्या है, ये एवरेज ऊपर है। तो इतनी बारिश अगर होती है तो आप बोलेंगे कि इस वाले क्षेत्र में जो फॉरेस्ट मिलता है, फॉरेस्ट जो मिलता है वो है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कैसा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब आप जानते होंगे, आई थिंक नहीं जानते हैं तो सुनिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मतलब होता है कि वो फॉरेस्ट जो ट्रॉपिक वाले क्षेत्र में आए। किस में आए? ट्रॉपिक वाले क्षेत्र। और ट्रॉपिक वाला क्षेत्र याद हो तो आपको मैंने बताया था उष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। याद आया कुछ? आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए वो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, सब धीरे धीरे काम आने वाला है। उष्ण कटिबंध। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा कैसा रहे, हरा भरा रहे, तो इसको बोलते हैं सदाबहार। अब सदाबहार में भी क्या, सदाबहार कैसे कि आपका बारिश कितनी हो रही है? 125 सेंटीमीटर। तो 125 सेंटीमीटर बारिश तो होते है जो अमाउंट अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो वन मिलते हैं वो मिलते हैं आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कैसे मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय बंधी होगा, है ना, यहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे।
जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेंगे क्रॉप की। किन की बात करेंगे अब? क्रॉप की। देखिए यहाँ पर है आपके पास क्रॉप्स। इन क्रॉप का मैं नाम ले लेता हूँ, क्या नाम लिखिए आपने। तो आपके पास ब्लैक सॉइल है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आपके पास कॉटन और वीट तो होगा ही होगा, कॉटन और वीट तो है। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि वहां पर ज्वार भी है, तो यहाँ पर ज्वार है। हमने देखा वहां ग्राउंडनट था, यहाँ पर भी ग्राउंडनट है। अब दो तीन चीजें और ऐड कर लीजिए। क्या ऐड कर लीजिए कि यहाँ पर आप दालें भी पढ़ लीजिए कि दाल भी होती है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि यहाँ पर मेज भी है, मक्का भी है। ठीक है, तो आपके पास वीट, कॉटन, ज्वार, ग्राउंडनट और आपके पास मेज एंड पल्सेस, ये सारे क्रॉप्स हो जाएंगी जो आपके नर्मदा सोन वैली में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास है, अब यहां पर बात आती है, मालवा का प्लेटू एक ऐसा प्लेटू था जहां पर जिसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था किसके थ्रू? लावा के उत्सर्जन और लावा के इरप्शन के थ्रू हुआ था। तो वहां पर आपको कोई ऐसा मिनरल या नॉन मेटेलिक मिनरल ज्यादा नहीं मिल रहे थे मालवा प्लेटू में, इसलिए हमने कुछ बात नहीं की। हम पढ़ेंगे कि क्या मिलता है, हम पढ़ेंगे एस्बेस्टस के बारे में। ठीक, जो कि वहां मेंशन नहीं किया हुआ। एस्बेस्टस जो है वो झाबुआ वाले क्षेत्र में मिलता है, तो फेमस है। बाकी ऐसा आपको कोई खास कुछ मिनरल वहां पर नहीं मिलने वाला। लेकिन जब बात करते हैं आप नर्मदा सोन वैली की, तो यहाँ पर आपको मिनरल भी मिलते हैं। मतलब यहाँ से आपका एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, एंड वो पॉइंट किससे रिलेटेड है? तो वो है मिनरल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? मिनरल से रिलेटेड। अब मिनरल में देखिए कौन सा? लाइमस्टोन, मार्बल, गेरू एंड फायर क्ले। ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, क्या ये सारी चीजें बिल्डिंग मटेरियल वाली है ना? ये सारी चीजें कैसी हैं? बिल्डिंग मटेरियल। तो जो हमें नर्मदा सोन वैली से मिलता है उससे बिल्डिंग मटेरियल, वो बिल्डिंग मटेरियल के काम है, या बिल्डिंग मटेरियल होता है, या बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के काम आता है ना? बिल्डिंग मटेरियल है ये। और जो ये बिल्डिंग मटेरियल, आप लाइमस्टोन को देखिए, मार्बल को देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, ये किस में मिलेगी? तो ये मिलती है हमें जो परतदार चट्टानें होती है। किस में मिलेगा? ये परतदार चट्टानें। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज और बात करें कि जो हमारा मिनरल्स हैं वो किस में मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि वो मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। किस में मिलता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज बोली जा सकती है, सेडिमेंट्री रॉक्स। एक चीज बोली जा सकती है कि आपने ऊपर जो रॉक्स पढ़ी, किसमें? आपने मालवा के प्लेटू में जो रॉक पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपने डेक्कन ट्रैप एंड इग्नियस। यहां पर आपके पास रॉक्स कैसी हो गई? सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, बड़ी आसानी से समझ में आता है और इजी भी है, रटना भी नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही आप इनको समझ जाएंगे, इतना आसान है ये। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। फिर हमारे पास अब ये आपका पूरा क्या हो गया? नर्मदा सोन वैली हो गई। क्या हो गई? नर्मदा सोन वैली। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपके मध्य प्रदेश का लोवेस्ट पार्ट है। क्या है? लोवेस्ट पार्ट। मतलब इसकी जो एवरेज डेप्थ जो है वो सबसे कम है। ठीक है, मीन सी लेवल से जो इसकी डेप्थ है वो सबसे कम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब हमारे पास है सतपुड़ा मेकाल सीरीज। सतपुड़ा मेकाल सीरीज को देखिए। सतपुड़ा मेकाल सीरीज की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट्स वाइज अगर देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं एरिया। क्या देखने वाले हैं? इसका एरिया। तो आप बोलेंगे कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो है वो 11% एरिया पर है। 11% एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। दिखने में बड़ा दिखता है ये थोड़ा पार्ट, आप कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा दिखेगा, लेकिन 11% है। कितना है? 11%। थोड़ा सा चपटा भी है ना। और यहां से एक चीज और आपको साफ दिख रही होगी, और वो पॉइंट क्या है? तो देखिए जरा, ये आप पढ़ रहे हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और यहां पर लिखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप। क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगुलर शेप। मतलब आपका जो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी आती है उसका अगर आपसे कोई शेप पूछेगा तो आप बताएंगे कि वो ट्रायंगुलर शेप में है। पहला पॉइंट। 11% क्षेत्र बता दिया। अब यहां से पॉइंट आता है कि ये जो 11% या सतपुड़ा मेकाल जो है, ये हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा पार्ट है जिसकी एवरेज हाइट मैक्सिमम है। हम क्या बोलने वाले हैं कि एवरेज हाइट मैक्सिमम अगर कोई पार्ट की है तो वो किसकी है? वो है हमारे सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की, है ना। इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट आपने बताया कि वो नर्मदा सोन वैली जो है वो क्या है? सबसे लोवेस्ट पार्ट है। हम बात कर रहे हैं अब सतपुड़ा मेकाल की। तो सतपुड़ा मेकाल की एवरेज हाइट जो है वो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम है, क्योंकि यहीं पर इसी सतपुड़ा मेकाल पर ही आपको मिलने वाला है हमारा पचमढ़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी।
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी सतपुड़ा मेकाल पर। तो अभी बात हो जाएगी उसकी थोड़ी देर में। ये पचमढ़ी मान लीजिए, धूपगढ़, कौन सी, धूपगढ़। तो देखो ये धूपगढ़, इसके पास में और दूसरी रेंज, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर रेंजेस होंगी, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपकी महादेव रेंज हो गई, क्या हो गई, महादेव रेंज। तो इनकी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे महादेव, कल भी बात की थी मैंने, एक फैक्ट आपको बताया था। दूसरा लिखा है सतपुड़ा, फिर लिखा है मेकल, और फिर लिखा है धूपगढ़। ये बात मैंने कल आपको जो फैक्ट्स बता रहा था उसमें भी बताई थी, महादेव, सतपुड़ा, मेकल, धूपगढ़, सारी बातें एक साथ याद रखना है। और अगर हम धूपगढ़ हिल की बात करते हैं, पीक की बात करते हैं, तो इसकी जो हाइट है वो भी कल आपको बताई थी, कितनी होती है, 1350 मीटर। कितनी होती है, कितनी है, होती है क्या, 1350 मीटर हाइट है इसकी। ठीक, ये आएगा आपका किसके अंदर, सतपुड़ा मेकल के अंदर। क्लियर। उसके बाद अब रिवर की बात कर लेते हैं। कौन सी रिवर, कौन सी रिवर, तवा रिवर। कौन सी रिवर, तवा, इसको छोटी तवा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर कौन सी, शक्कर और वेनगंगा। ये रिवर जो है वो आपके सतपुड़ा मेकल, अब ये वेनगंगा वगैरह इधर आएगी, आप तवा देखिए, तवा निकलेगी इधर जाएगी। शंकर जो है वो भी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो नर्मदा की सहायक है। वेनगंगा वर्धा है ना, और ये गार, ये रिवर जो है ये साउथ में फ्लो होती है। हम देखने वाले हैं कि ये जो रिवर्स हैं ये साउथ फ्लोइंग रिवर है। कैसी है ये, साउथ फ्लोइंग रिवर। इनको डिटेल जब अपन रिवर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे सारी रिवर्स के बारे में कि कौन सी रिवर किस डायरेक्शन में जा रही है। एक डायग्राम बनाएंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी वहां से, है ना। चलिए फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने पास फसलें कौन कौन सी है। तो फसल में ज्वार, जो ऊपर से सीक्वेंस चली आ रही, मालवा में भी ज्वार बताया, सतपुड़ा मेकल में, नर्मदा सोन वैली में भी ज्वार बताया, तो सतपुड़ा मेकल में भी ज्वार, वीट और कॉटन। देखिए फिर से सेम बात आ गई, है ना, ज्वार, वीट, कॉटन। तो यहाँ पर क्या है, कॉमन है, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पर, और वो है राइस। क्या आ गया है, राइस। जब आप सतपुड़ा मेकल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेनफॉल तो मिलने ही वाला है ज्यादा, है ना। अप्रोक्सीमेट यहाँ पर भी आपको 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 सेंटीमीटर। तो आपका राइस जो है ये जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहीं पे होता है, तो आप बोलेंगे कि हमारे सतपुड़ा मेकल में राइस का प्रोडक्शन भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट लिखा है बड़वानी हिल्स। क्या लिखा है, बड़वानी हिल। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी आपने यहाँ धूपगढ़ पढ़ा, इसके बाद हम यहाँ पे चोरागढ़ भी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर चूलगिरी। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की टॉप 3 हाईएस्ट पिक हैं, धूपगढ़, चोरागढ़ और चूलगिरी। तीनों किस पर आ रही है, तीनों आ रही है सतपुड़ा मेकल पर। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की हाइट जो है वो एवरेज हाइट सबसे ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा है खनिज, मिनरल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स को भी पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। मिनरल्स में क्या क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ आता है मैंगनीज, कोल, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन। ये वाला क्षेत्र आपका कोल, कॉपर, बॉक्साइट, इन सब के लिए बहुत फेमस है। आपका बालाघाट वाला क्षेत्र, जब हम पढ़ेंगे मैंगनीज भी वहीं पर, तो मेनली ये आपके बालाघाट वाले क्षेत्र में मिलेंगे। सब अपन देखेंगे जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, बालाघाट वाले क्षेत्र में ये सब मिलता है। ठीक है, अभी कोई काम का नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि मैंगनीज, कोल, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन ये सब किधर मिलने वाला है, तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी में मिलेगा। फिर अब यहाँ पर रॉक्स की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो रॉक्स हैं वो धारवाड़ टाइप की है। कौन सी है, धारवाड़। अभी आपको रॉक्स नहीं पढ़ाई गई है, रॉक्स पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, रॉक्स जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि रॉक्स में कौन कौन सी रॉक्स आती है। तो एक धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है, किसकी होती है, धारवाड़। तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको मिलती है कहाँ पर, सतपुड़ा मेकल में। और डेक्कन ट्रैप भी। डेक्कन ट्रैप क्यों, क्योंकि डेक्कन ट्रैप वो वाला है जो आपका किससे निर्मित हुआ है, जो आपके लावा से निर्मित। तो आप जरा देखिए, मैंगनीज, कोल तो छोड़ दीजिए, कॉपर, बॉक्साइट, आयरन, ये सब कहां से निकले होंगे, अर्थ के अंदर से। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब आपके पास यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न सतपुड़ा और यहाँ पे लिखा है ईस्टर्न सतपुड़ा। तो आपका वेस्टर्न सतपुड़ा और ईस्टर्न सतपुड़ा क्या है, तो जो आपका खंडवा वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, खंडवा वाला जो क्षेत्र है उसको आप बोलते हैं ईस्टर्न सतपुड़ा, और जो आपका खरगोन है, खरगोन को आप बोलते हैं वेस्टर्न सतपुड़ा, है ना। तो ये बस पार्ट किया हुआ है और कुछ नहीं। इधर बड़वानी की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, ये वाला जो क्षेत्र है ये मेकल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेकल सीरीज या मेकल हिल, है ना। ये मेकाल सीरीज या मेकाल हिल कहते हैं इसको, ये वाला। ठीक, और इधर वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो इधर वाला पार्ट कहलाता है राजपीपला। क्या कहलाता है ये, राजपीपला। बस इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। क्लियर। तो अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा मालवा प्लेटू के बारे में, आप मालवा प्लेटू की डिटेल, फिर आपने देखी किसके बारे में, आपने देखा नर्मदा सोन वैली, देन आपने देखा हमारा सतपुड़ा मेकल।
क्लियर है ये बात। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला। तो अपना अगला क्या है, सेंट्रल इंडिया। अब ये सेंट्रल इंडिया की अगर अपन बात करें ना, तो ये आपका मध्य भारत बोल सकते हैं आप इसको, दूसरे शब्दों में आप इसको बोल देंगे कि ये आपका क्या है, मध्य भारत। क्लियर है। मध्य भारत भी किसके अंदर आएगा, मध्य भारत की अपन बात करते हैं तो ये भी हमारा होगा सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। किसके अंदर आएगा, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। अब यहाँ पर कौन सा क्षेत्र, देखिए एक चीज और है, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो हमें एक चीज का और ध्यान देना है। किस चीज का ध्यान देना है कि अभी तक कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं और पूछेगा भी नहीं, बट क्या होता है कि आपको इतना ध्यान हो, जैसे मान लीजिए कि आप रहते हैं ग्वालियर में, कहाँ रहते हैं, ग्वालियर में, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो क्षेत्र मध्य प्रदेश के कौन से भौगोलिक भाग के अंतर्गत आता है, कौन से फिजिकल डिवीजन के अंदर आता है। अब मैप को आपको मैंने पढ़ने को बोला था, आपने जब मैप पढ़ा होगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि ये जो मध्य प्रदेश का टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाला मतलब जो सर की तरफ है, वो वहीं पे ग्वालियर भी है, और वही हम आज की डेट में उसको बोल रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है। तो सेंट्रल इंडिया होगा मध्य भारत, तो आप मध्य भारत के क्षेत्र में रहते हैं, ग्वालियर जो आएगा मध्य भारत वाले पार्ट में आएगा। भिंड, मुरैना, ग्वालियर का जो कुछ पार्ट होगा वो मध्य भारत में भी आएगा, तो ये बात याद रखिए। फिर उसके बाद अगर आप मध्य भारत को ही देखें, सेंट्रल इंडिया को, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है ना, तो कुछ पार्ट आपका सेंट्रल इंडिया का यहाँ दिखेगा, कुछ यहाँ पर भी दिखेगा, ये बात ध्यान रखिए, अलग से नहीं है ये, है ना। नीमच मंदसौर वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर भी आएगा। दो चीजें यहाँ से, पहला पॉइंट जैसा कि हम करते आए हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, इसका एरिया, क्या लिखा हुआ है, एरिया। तो इसका जो एरिया है वो है 10.7%। कितना है, 10.7। तो आपके पास अभी तक क्या क्या हो गया, मालवा को आपने बोला कि मालवा हमारे पास 28% पे, 28% पे। उसके बाद आपने बोला कि उसके जस्ट नीचे है आपकी नर्मदा सोन वैली और वो है 26% पे। फिर आपने बोला कि सतपुड़ा मेकल जो है वो 11% पे है। अब बात आती है सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया या मध्य भारत जो है उसका जो एरिया है मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 10.7% होगा। अब इसमें फिर से नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास कि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितना होता है, तो एवरेज रेनफॉल होता है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर। लेकिन यही वो क्षेत्र है जहां पर एवरेज रेनफॉल जो होगा, एवरेज रेनफॉल जो होता है वो कम होता है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एवरेज रेनफॉल जो होता है वो क्या, एनुअल रेनफॉल आपको जहां पर लो मिलता है वो है आपका सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट। इसीलिए यहाँ पर भिंड के गोहद में बारिश बहुत कम होती है। वो अपन जब रेनी सीजन पढ़ेंगे, जब सीजन्स की बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, वहां पर करेंगे उसको। चलिए उसके बाद बात आती है नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो देखिए अब हम रिवर की बात कर लेते हैं कि रिवर कौन कौन सी यहाँ से फ्लो होती है। आपके पास लिखा है चंबल, पार्वती, कूनू, काली सिंध, कुंवारी रिवर। ये सारी रिवर जो हैं आपको पास होती हुई दिखेंगी कहां से, सेंट्रल इंडिया से। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चंबल ही है क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं। चंबल आपके भिंड और मुरैना वाले क्षेत्र से निकलेगी, है ना। मुरैना में सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन करती है, यहीं पर वो क्या बनाती है, महाखड्ड का निर्माण करती है, जो डाकुओं के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे। अब उतना नहीं रहा है ये, क्लियर। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि ये बताइए जो ग्वालियर है वो कौन सी रिवर के बैंक पर है, तो आप वहां पर भी आंसर कर सकते हैं कि ग्वालियर के पास से चंबल रिवर निकलती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे कि आपको यहां ही से पता चल जाएगा कि इस वाले क्षेत्र से कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर हम रॉक्स की भी बात करते हैं तो जैसा हमने मालवा में बताया कि मालवा में डेक्कन और आपने बोला इग्नियस रॉक्स, उसके बाद आप जब थोड़ा नीचे आए थे नर्मदा सोन वैली, तो वहां पर आपने बोला था सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी और कुछ बिल्डिंग मटेरियल टाइप की चीजें, लाइमस्टोन टाइप, मार्बल जो होगा, फायर क्ले होगा, वो आपको मिलेगा। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लिखा है विंध्यन रॉक ग्रुप। क्या लिखा है, विंध्यन रॉक ग्रुप। अभी हम जब रॉक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विंध्यन रॉक्स जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं और कौन कौन सी रॉक्स इसके अंदर होती है, ठीक है। एक बात और बता देता हूं कि ग्वालियर में भी मार्बल मिलता है ना। तो यहाँ पे मार्बल भी मिलेगा, और मार्बल जो होता है वो बिल्डिंग मटेरियल। तो विंध्यन रॉक्स जो होंगी दे आर वेरी फेमस फॉर द बिल्डिंग मटेरियल्स। यहाँ पर आपको बिल्डिंग मटेरियल बहुत सारे मिलते हैं, या ये बोल लीजिए कि मिनरल्स जो है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, वो विंध्यन रॉक्स में मिलने वाले हैं, विंध्यन रीजन में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अब आपके पास ट्रीज की। ट्रीज कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो आपके पास ट्री जो है यहाँ मिलने वाले हैं टीक, साल, खेर, बबूल, महुआ, तेंदू, पीपल एंड नीम। सारे ट्रीज याद रखने की जरूरत नहीं है ना। आप केवल ये याद रख लीजिए मेनली कौन सा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो मध्य प्रदेश तेंदू पत्ता के लिए बहुत फेमस है, टीक के लिए तो है ही है, साल और सागौन जो है वो तो मध्य प्रदेश में, सागौन तो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे आप, थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो सागौन भी यहाँ से याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए लिखा है थ्रोन फॉरेस्ट, है ना।
तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्या मतलब होता है थ्रोन का मतलब, तो आप कहेंगे जो कांटेदार होते हैं। कैसे होते हैं, कांटेदार। अब आपने बोला कि जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है वहां पर आपको जो फॉरेस्ट मिला वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिला। कैसा मिला, एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पर जो मिलेंगे वो वनस्पति जो मिलती है वो कैसी मिलती है, वन की बात करें तो वो मिलती है थ्रोन, कांटेदार टाइप की। क्यों, क्योंकि आप जब देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर से भी बिलो हो जाता है, तो 75 सेंटीमीटर से कम एवरेज रेनफॉल होने का मतलब ये है कि वहां पर जो प्लांट्स होंगे उनकी लीव्स बहुत बड़ी नहीं हो सकती है ना, इवापोरेशन कम हो। और ये हो जाता है कि ताकि अगर आपकी लीव्स जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतना इवापोरेशन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पानी क्या है, वाटर जो होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा। इसलिए जो आपके ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या कर लेती है, सिकुड़ जाती हैं, है ना। कांटेदार का मतलब ये नहीं होता कि कांटा ही होगा, ठीक है, पर कांटेदार का मतलब होता है कि पत्तियां जो होंगी उसकी क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी और। देखिए फिर बात करते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन सी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात करते आए हैं अपन, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी मिलने वाली है यहाँ पर, जलोढ़। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सॉइल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलोढ़ वाली होती है। कौन सी होती है, जलोढ़ वाली। तो जलोढ़ मृदा जो मिलती है वो आपकी ग्वालियर वाले क्षेत्र में मिलती है। और क्यों क्यों मिलेगी, आपका चंबल रिवर, चंबल रिवर जहां से पास होगी तो वो सॉइल का डिपोजिशन करेगी और वहां पर मिट्टी जो होगी जलोढ़ मिलेगी। क्रॉप्स की बात करें, ज्वार हो गई, बाजरा, मेज, लिनसीड, शुगर केन और धान, ये सारे जो है आपकी क्रॉप कहां मिलने वाली है, आपको ये क्रॉप मिलेंगी सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में या मध्य भारत वाले पार्ट में। अब यहां से एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और वो पॉइंट है, यहां से आपने देखा शुगर केन, किसको क्या लिखा है यहाँ पर, शुगर केन। ये शुगर केन याद रखिएगा। शुगर केन दो तरीके से याद रखना। पहला पॉइंट कि शुगर केन आप यहां बोल रहे हो और इसी के जस्ट ऊपर यूपी है, तो ये याद रहेगा कि यूपी में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत होता था, बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज थी, तो ग्वालियर में आप शुगर केन का प्रोडक्शन बताइए। और यहाँ पर देखिए लिखा है बाजरा, मेज, ये सब लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बाजरा और मेज जो है ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं आपके मोटे अनाज में, कोर्सर ग्रेन में। किस में आते हैं, कोर्सर ग्रेन। तो कोर्सर ग्रेन जो है वो राजस्थान में बहुत होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है, तो इसके जस्ट पास में जो क्षेत्र होगा वहां पर क्या होगा, कोर्सर ग्रेन भी मिलेंगे। तो आपको यहाँ की क्रॉप्स इजीली याद हो जाएंगी। क्लियर। और जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया कि विंध्यन रॉक्स जो होती हैं उनमें कौन सा आपको जो मिनरल मिलते हैं वो मिलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। और नॉन मेटेलिक होते हैं तो हम उनको बोल रहे हैं कि ये चाइना क्ले होगा, लाइमस्टोन है, बिल्डिंग स्टोन है, ये सब मिलेंगे। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के को रिलेट करते हैं इनको। ठीक है, यहाँ तक ये है आपका सेंट्रल इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बुंदेलखंड। अब सेंट्रल इंडिया से जस्ट पार्ट्स में, ये सेंट्रल इंडिया का जो ये वाला पार्ट यहाँ से कट हुआ है ना, ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं और डार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये रेड वाला, ये कट हुआ है यहाँ से। ठीक है, ये कट हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश तो ऐसा है नहीं, तो ये वाला जो पार्ट कट हुआ है ये आपका नेक्स्ट इसमें जुड़ गया है। ये देखिए, ये है ना, तो ये आपका है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अब बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को आप ध्यान से देखें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट मतलब मध्य प्रदेश का कुछ ये वाला क्षेत्र जो है ये भी बुंदेलखंड कहलाता है। और इसके बाद जब आप देखेंगे कि निवाड़ी और टीकमगढ़ जो है वो इस एरिया के अंतर्गत आएंगे, है ना, इस एरिया के अंडर आने वाले हैं निवाड़ी और टीकमगढ़। ठीक है, ये है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है, मैंने बना के बता दिया है, इस तरीके से ही आपको याद रखना है। दो अलग अलग पार्ट में है और दो अलग अलग पार्ट में है, तो एक अच्छी चीज ये होती है कि आप इसको जब याद रखेंगे तो इसका जो एरिया आप याद रखेंगे वो याद रखना, इट इज 7.7%। याद रह जाएगा इजीली, 7.7 दो एरिया में डिवाइडेड है तो 10, जैसे आपने पिछली बार बोला 10.7 कितना होता है, यहाँ पर 10.7 है ये, तो वैसे ही यहाँ पर आप याद रखिए 7.7 दो पार्ट में डिवाइडेड है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास है बीजावर सीरीज। क्या लिखा है, बीजावर सीरीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बीजावर सीरीज। जब आप रॉक्स पढ़ेंगे तो उसमें ही आपको पता चलेगा बीजावर सीरीज का क्या रोल है ना। बीजावर, कुड़प्पा, विंध्यन, ये सारी सीरीज अपनी मिनरल्स के लिए, अपने महत्व के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ सॉइल बात करते हैं। सॉइल है आपके पास रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक सॉइल मिलेगी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, जिसमें क्या प्रोड्यूस होगा, तो वीट, ज्वार, पल्सेस, ऑयल सीड, ये आप बात करेंगे रेड एंड ब्लैक सॉइल में प्रोड्यूस होंगे। फिर आपके पास क्या है,
चलिए, ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साज, तेंदू, महुआ, खेर वगैरह जो है कहाँ मिलते हैं? इस क्षेत्र में मिलते हैं। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है क्योंकि ट्रीज के नाम कभी नहीं पूछे जाते हैं, और ट्री में केवल साल ट्री आपसे पूछा जा सकता है, सागौन पूछा जा सकता है, और एक महुआ। इसके अलावा आपसे कुछ ज्यादा खास नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे रिवर देखिए, पहुज, बेतवा, सिंध, धसान, केन, सारी रिवर जो है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिवर है। पहुज रिवर की अगर अपन बात करें तो ये जो पहुज रिवर है, यहीं पर इसी के पास में उन्नाव बालाजी टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? उन्नाव बालाजी टेम्पल। अब ये उन्नाव बालाजी टेम्पल जो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए उन्नाव बालाजी टेम्पल कौन सी नदी के किनारे है ना, किस रिवर बैंक पर है? तो आप पहुज रिवर याद रखिएगा। आपके पास है ना बेतवा रिवर। बेतवा रिवर को आप बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा। इसको क्या बोलते हैं आप? मध्य प्रदेश की गंगा। तो एक पॉइंट यहां से ये हो गया, मध्य प्रदेश की गंगा। सिंध रिवर जो है वो काली सिंध और सिंध अलग अलग है, तो ये बात याद रखो कि इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है ना, फिर केन की बात करें तो अपन यहां से ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो ये हो जाती है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए, है ना। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए केन रिवर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इससे जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ से जितनी रिवर फ्लो हो रही है और जितनी रिवर पास होती है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये लिखा है वॉल्केनिक रॉक्स से बना हुआ। ये क्षेत्र आपको दिखेगा वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो रॉक्स बनी है उससे बना हुआ मिलेगा। क्लियर है? तो बस इतना पॉइंट इसके लिए याद रख लीजिए। ये आपका हो गया बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रीवा पन्ना प्लेटू। आपने जहां से बुंदेलखंड को छोड़ा, ये जैसे बुंदेलखंड आपने यहां से छोड़ा ना, ये बुंदेलखंड है ना, तो अगर ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, तो इसी से लगा हुआ है आपका ये वाला, ये रीवा पन्ना। क्लियर? अब रीवा पन्ना में क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने बोला कि यहाँ पे बारिश, तो आप बोलेंगे कि अप्रोक्स जो है यहाँ पर 125 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। फिर उसके बाद इसका जो एवरेज रेनफॉल मैंने बताई दिया पहले ही आपको कि मध्य प्रदेश का एवरेज रेनफॉल कितना है, आप इसको केवल याद रखिए। क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र है 10.3%। इसका जो एरिया है वो कितना है? 10.3% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लिखा है आपके पास, यहाँ पे जो सॉइल मिलने वाली है, सॉइल कैसी मिलेगी? रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। कैसी सॉइल मिलने वाली है? रेड एंड येलो। या फिर आप इसको बोलिए कि ये हमारी मिक्स्ड सॉइल होगी। क्यों मिक्स्ड सॉइल होगी? क्योंकि रेड है, येलो है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ पार्टिकल आपको मतलब कुछ पोर्शन जो है आपको वो ब्लैक सॉइल का भी मिल सकता है, कुछ सैंडी सॉइल भी इस तरीके से मिलती है, इसलिए इसको मिक्स्ड सॉइल बोला जाता है। मिक्स्ड सॉइल वैसे भी आपकी क्या होती है? आपकी ब्लैक, रेड, येलो जो है उनका सबका मिक्सचर को ही आप क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड सॉइल बोलते हैं। अब रीवा पन्ना प्लेटू की जब बात करते हो तो यहाँ पर एक वर्ड और याद रखना रहता है, एंड दैट इज विंध्य कगारी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विंध्यन कगारी रीजन। ठीक है, विंध्यन कगारी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि किस क्षेत्र को विंध्यन कगारी क्षेत्र कहा गया है, तो आप याद रखना कि वो क्षेत्र है हमारा रीवा पन्ना का प्लेटू। कौन सा प्लेटू है? रीवा पन्ना प्लेटू। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये भांडेर और केमूर सीरीज, भांडेर और केमूर सीरीज, इससे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए कितनी बार क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, केमूर एंड भांडेर, केमूर एंड भांडेर कहां पर है? तो आप बोलेंगे कि ये रीवा पन्ना के एक थोड़ा सा राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अभी थोड़ी देर में पिक्चर में हम क्लियर करते हैं अगले डायग्राम में कि ये भांडेर और केमूर कहाँ है। ये भांडेर और केमूर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर उसके बाद उसको अगले मैप में समझेंगे, है ना। कौन कौन से ट्रीज हैं? तो हल्दू, बैम्बू, साज, सेमल, तेंदू, सलाई, ये ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ट्रीज का कहा है आपको कि ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए इसके बाद बात आती है नेक्स्ट बघेलखंड की। किसकी बात आती है? बघेलखंड। बघेलखंड हमारे मध्य प्रदेश का, बघेलखंड जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग है, या सबसे छोटा जो हमने डिवीजन किया है वो है हमारा बघेलखंड। कितने प्रतिशत एरिया पर है? तो ये है केवल 7% एरिया पे। बाकी सभी प्लेट्यूज, सभी पठार जो है उनका एरिया जो है वो बघेलखंड से ज्यादा है। चलिए 7% में बघेलखंड है। इसी को हमने इनिशियल में नाम लिखा था कि इसी को बोला जाता है पूर्वी पठार। क्या बोला जाता है इसको? पूर्वी पठार। देखिए हमने लिखा हुआ है इसको, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो हमने क्लासिफिकेशन में लिखा था ईस्टर्न प्लेटू, पूर्वी पठार, बघेलखंड का प्लेटू। ठीक है, तो ये बघेलखंड का प्लेटू जो आपका है ईस्टर्न प्लेटू के नाम से जाना जाता है। कौन सी रॉक्स मिलने वाली है? गोंडवाना रॉक्स मिलेंगी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें यहाँ पर मिलने वाली है। रिवर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सी रिवर? तो सोन, जोहिला, बनास।
रिहंद आपको यूपी के पास में मिलेगी और ये गोपद भी ऊपर मिलेगी। ऊपर से मतलब मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश जो यहाँ पे, अब इसी को बना देते हैं अपन केवल, इस वाले क्षेत्र में आपको ये रिवर्स मिलने वाली है। ठीक है, इससे थोड़ा नीचे भी बात कर सकते हैं, ये वाले क्षेत्र में। और रिहंद रिवर जो है वो तो यूपी की फेमस रिवर है। किसकी है? यूपी की। सोन रिवर में जाकर मिलती है रिहंद। नेक्स्ट लिखा हुआ है वाटर डिवाइडर ऑफ सोन एंड महानदी। अब ये क्या मतलब होता है? आपको जब आप एमपी पढ़ेंगे तो आपको ये वाटर डिवाइडर जो वर्ड लिखा ना यहाँ पर, ये बहुत बार मिलने वाला है। वाटर डिवाइडर है ना। अभी केमूर भांडेर का भी नाम आता, अभी मैंने उसको पूरा डिटेल पढ़ा है नहीं। जब रॉक्स पढ़ेंगे, पूरा अपन माउंटेन वगैरह पढ़ लेंगे तो वहां पे आपको ये जो वाटर डिवाइडर वाला वर्ड है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप समझिए, इस पॉइंट को समझिए। देखिए, अगर हम इसको एमपी बना रहे हैं हमारा, तो एमपी को यहाँ वाला पार्ट जो है, ये एमपी का ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ लग जाएगा इधर। यहाँ पे आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती हैं टोटल। कितनी? 3। एक निकलती है आपकी कौन सी? नर्मदा, सबको पता है, बहुत फेमस। जो किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? तो वो डायरेक्शन है उसका वेस्टर्न डायरेक्शन, है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। दूसरी निकलती है आपकी जोहिला। कौन सी है? जोहिला। और एक जाती है आपकी सोन रिवर। कौन सी जाती है? सोन रिवर। अब जोहिला थोड़ी दूर जाने के बाद वापस सोन में मर्ज हो जाती है। ये आपकी नर्मदा है, ये आपकी सोन है और ये जोहिला है। अब देखिए, ये वाला पार्ट जो आपका, आप बघेलखंड वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, वो ये वाला क्षेत्र है जो रेड कलर से आपके पास बना हुआ है। ठीक है, इसके जस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है सीजी। सीजी में एक फेमस रिवर है जो पहले मध्य प्रदेश की ही रिवर थी और उसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। अब ये महानदी फ्लो होती है। ठीक, महानदी जो है वो हमारे बालाघाट के पठार से ही निकलती है, आगे जाती है तो सीजी में फ्लो होती है। तो महानदी और सोन दोनों का पानी को अगर कोई हम बोले कि वाटर डिवाइड मतलब जल द्विभाजक, तो दोनों अलग अलग जा रही है ना, है ना। आपका जो सोन रिवर है उसको ऊपर लेके चली गई और ये महानदी को नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है बघेलखंड प्लेटू। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाटर डिवाइडर, है ना। बघेलखंड प्लेटू को बोला जाता है कि इट इज वाटर डिवाइडर फॉर सोन एंड महानदी। सॉइल की बात कर लेते हैं। तो सॉइल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है रेड एंड ब्लैक सॉइल। कैसी है? रेड एंड ब्लैक सॉइल। ठीक, और थोड़ी ब्लैक सॉइल, थोड़ी रेड येलो, ये सब तो ये ठीक ही है, पॉइंट्स हैं, केवल रेड आप मेन याद रखिएगा यहाँ पर, रेड एंड ब्लैक सॉइल का। इसके बाद कौन कौन से यहाँ पर ट्री होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्री जो है यहाँ पर साल है। कौन सा है? साल। क्यों याद रखना है? क्योंकि साल जो है, इसके लिए मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि साल जो ट्री होता है, इसके प्रोडक्शन के लिए मिनिमम या इसके लिए आपको रेनफॉल जो होता है वो ज्यादा चाहिए होता है। क्या होता है? ज्यादा चाहिए होता है। रेनफॉल कितना होना चाहिए? तो साल का ट्री ना वहां पे बहुत अच्छा होता है जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होने लगती है। 150 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर रेनफॉल की देखें कि रेनफॉल कितना होता है, तो आपके बघेलखंड वाले प्लेटू में 125 सेंटीमीटर रेनफॉल है। ठीक है, तो ये देखिए साल यहाँ पर होगा। फिर टीक तो ऑल ओवर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पौधा पाया जाता है सागौन का। कुसुम, गुंजा, ये सारे ट्री जो हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे बघेलखंड वाले प्लेटू में। अब सुबह जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बालाघाट वाला जो क्षेत्र है या हमारा जो पूर्वी वाला मध्य प्रदेश है, इट इज रिच इन मिनरल, है ना। यहाँ पे मिनरल्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो अगर मिनरल ज्यादा मिलते हैं तो मिनरल कौन कौन से? बॉक्साइट, लाइम, फायर क्ले, ये सारे आपको क्या मिलने वाले हैं, है ना। ये सारे मिलने वाले हैं आपको मिनरल्स यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि आप बताइए यहाँ पे क्रॉप कौन कौन सी होती है। क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स, पानी जहां पर ज्यादा गिरा, क्या गिरा? पानी जहां पर ज्यादा गिरा वहां पर क्या होगा? राइस तो होना ही है। तो फिर ये राइस, ज्वार और लिनसीड जो है वो कहां पर ज्यादा मिलता है? वो आपको बघेलखंड वाले क्षेत्र में मिलेगा। ठीक, चलिए अब देखिए आपने क्या पढ़ा अभी तक। आपने देखा ये आपका मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू के बाद आपने मालवा प्लेटू बताया 28% एरिया पे है, 28% एरिया। फिर आप बोल रहे हैं कि नर्मदा वैली, नर्मदा सोन वैली 26% एरिया पर है। कितने पर है? 26% एरिया पर, है ना। फिर आपने बोला कि ये लोवेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या बोल रहे हैं कि हाईएस्ट पार्ट की बात करें तो सतपुड़ा मेघाल है। कितना है? वो आपका मध्य प्रदेश का एवरेज हाइट। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश की जो अधिकतर जितनी भी आपको मैक्सिमम हिल्स जो मिलने वाली हैं वो मिलेगी आपको कौन से वाले क्षेत्र में? वो मिलेगी आपको
इसी क्षेत्र में एवरेज, मैंने टॉप 3 की बात की थी सुबह में, है ना, टॉप 3 की बात की थी। टॉप 3 कहाँ मिलती है? यही मिलती है, आपकी सबसे ऊंची धूपगढ़, फिर उसके बाद आपकी चौरागढ़ और फिर आपकी चूलगिरी। क्लियर? चलिए, ये है आपका सेंट्रल इंडिया पार्ट। फिर उसके बाद सेंट्रल इंडिया के बाद बुंदेलखंड, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इतना याद रखना है। अब अगर आपको अपनी कॉपी में ये बनाना है, आप जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इससे बना सकते हैं, पूरी प्रॉपर वही बातें लिखी हुई हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इससे बना सकते हैं। मैं पर्सनली इसकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ये दोनों फोटोज जो है इनकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, तो इससे बना लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो आपको डिटेल किया गया है, आप एड ऑन करना चाहें चीजें तो बीच में कर सकते हैं, है ना। ये चीजें आपको जो बीच में जितनी ऐड की गई हैं आप कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे मैं पॉइंट एक मेंशन कर देता हूं कि ये जो है ये आपका स्मॉलेस्ट, ये क्या है? तो ये है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। और कौन सा डिवीजन? फिजिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है। चलिए, बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो ये आपका प्लेटू वाला पार्ट क्या है, पूरा कवर हो जाएगा, है ना। अब इनके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, लिखा है मालवा का कश्मीर। इंपॉर्टेंट, मालवा का नाम आया तो मालवा की बात कर लेते हैं। मालवा का जो कश्मीर बोला जाता है वो बोला जाता है नरसिंहगढ़ को। किसको बोला जाता है? नरसिंहगढ़ को। और ये नरसिंहगढ़ कहाँ है? तो वो है राजगढ़ में। कहाँ है ये? राजगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक। अभी आएगा ये इसका जो है फोर्ट कहाँ पर है, नरसिंहगढ़ फोर्ट जो है वो राजगढ़ जिले की बात करेंगे। तो आप पहला पॉइंट जो है उसको क्या बोलेंगे कि नरसिंहगढ़ is known as the कश्मीर ऑफ मालवा। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी बार पेपर में पूछा हुआ है ना, व्यापम हो या आपका पेपर एमपीपीएससी ने लिया हो, मालवा की जलवायु को किसने सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला है ना। किसने कहा था कि ये बेस्ट जलवायु है या बेस्ट क्लाइमेट है यहाँ पे? तो मालवा क्लाइमेट इज दी बेस्ट क्लाइमेट इन दी वर्ल्ड। ये किसने बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात बोली है फाइयान ने। किसने बोली? फाइयान, है ना। अब आपसे ये बात, हम ये फाइयान की बात कर रहे हैं तो फाइयान के बारे में दो बातें जान लेते हैं। कौन था फाइयान? तो पहली बात, ये चाइनीज ट्रेवलर था। कौन था ये? चाइनीज ट्रेवलर। ये आपको पता होगा कि ये कहां से आया था? चाइना से आया था। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, किसके टाइम पीरियड पे आया था? किसके टाइम पीरियड पे आया था? तो दो तरीके से याद रखिएगा। ये आप बोलना कि ये गुप्तास के टाइम पे आया था, गुप्ता पीरियड में। किसमें आया था ये? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। और गुप्ता पीरियड जब याद रखें तो गुप्ता पीरियड में कौन? तो उस समय थे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड, मैंने मौर्य गलती से बोल दिया। चंद्रगुप्त सेकंड रूल कर रहे थे, है ना, जिनका नाम था विक्रमादित्य, जिनको हम आज किस नाम से जानते हैं? तो विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? विक्रमादित्य। इनके टाइम पे आया था ये व्यक्ति फाइयान। इसने ये यहाँ रुका था और इसने बोला कि मालवा की जो क्लाइमेट है ये बेस्ट क्लाइमेट है। क्या बोला था इसने? मालवा की क्लाइमेट बेस्ट क्लाइमेट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि आपका मालवा वाला जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि ब्लैक सॉइल है ना। मालवा में हम बात करें कि हमारे पास सॉइल कौन सी है, तो आप कहेंगे कि मालवा में ब्लैक सॉइल मिलती है। और ब्लैक सॉइल में आपने दो चीजें अच्छे से बताई है कि यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन भी बहुत होता है और कॉटन का प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको बोलने वाले हैं बकेट ऑफ वीट। इसको क्या कहा जाता है? मालवा के प्लेटू को जो बोला जाता है, हम यहाँ लिख रहे हैं, प्लेटू इज नोन एज बकेट ऑफ वीट, है ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास
रीवा पन्ना के प्लेटू को क्या बोलेंगे। इसको जस्ट मैं भी कवर करवा के आया हूं कि रीवा पन्ना का जो प्लेटू होता है विंध्य कगारी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। फिर बात करते हैं अपने पास नर्मदा सोन वैली। अब नर्मदा सोन वैली जो है ना, ये मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है, ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर होने के साथ में सबसे लंबी रिवर भी है और 16 जिले को कवर कर रही है। 16 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ये। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो भी क्या है, ये 12मासी रिवर है ना, इसमें पानी हमेशा फ्लो होता है। तो क्या होगा कि पानी हमेशा रहेगा, तो ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बैकबोन किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है वो हमारे क्षेत्र है, कौन सा, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि द बैकबोन ऑफ है ना इन मध्य प्रदेश, किसको बोलेंगे आप, नर्मदा सोन वैली को। किसको बोलेंगे, नर्मदा सोन वैली। ऐसे नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है कि बताइए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन किसको कहते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाता है नर्मदा रिवर को। यहां पे बात आ रही है नर्मदा सोन वैली की। ठीक है ये बात। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्या है, सतपुड़ा मेकल सीरीज। सतपुड़ा मेकल सीरीज को मैं बता चुका हूं आपको कि ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट, एवरेज हाईएस्ट जो है, हाइट जो है सबसे ज्यादा इसी की है ना, हाईएस्ट पॉइंट्स यहीं पे मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मध्य भारत का पठार। नेक्स्ट क्या है, मध्य भारत का पठार, वही वाला पठार जो अभी हम बात कर रहे थे सेंट्रल इंडिया का। किसकी बात कर रहे थे, सेंट्रल इंडिया की। अब ये सेंट्रल इंडिया में 2-3 पॉइंट तो बहुत जरूरी है। पहला, यहाँ पे लिखा है सरसों की हांडी। क्या लिखा है, सरसों। ये जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा मस्टर्ड होती है। क्या होती है, मस्टर्ड। तो इसको बोल सकते हैं ये बकेट ऑफ मस्टर्ड है। ये क्या है, बकेट ऑफ मस्टर्ड, है ना। क्यों, ये इसमें इससे ऑयल वगैरह और जो ये मस्टर्ड जो आती है ये राजस्थान में भी बहुत होती है। तो उसी के पास में जो आपका क्षेत्र है वहां पर आपको क्या मिलेगी, ग्वालियर वाले क्षेत्र में या सेंट्रल इंडिया वाले क्षेत्र में आपको सरसों बहुत ज्यादा मिलता है। फिर यही वाला क्षेत्र अगर बात करें तो आपने देख लिया है कि ये सबसे लोवेस्ट रेनफॉल होता है यहाँ पर, है ना। मध्य प्रदेश का लोवेस्ट एवरेज रेनफॉल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लिखा है बघेलखंड। बघेलखंड प्लेटू की बात करें तो बघेलखंड प्लेटू जो होता है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट लिखा है कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। क्या लिखा है, कर्क रेखा इसे 2 भागों में बांटती है। तो क्या मैं इसको वैसा बोल सकता हूं कि बघेलखंड प्लेटू इज डिवाइडेड बाय Plateau is divided by Tropic of Cancer in 2 equal parts, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वो वाला क्षेत्र जहां पर आल्हा उदल रहे हैं, है ना। आल्हा उदल के, आप बुंदेलखंड के बारे में जानते ही होंगे। आल्हा उदल के लिए ये बहुत फेमस रही है जगह। तो इनका जो वीर गाथाएं, इनकी जो शौर्य गाथाएं हैं, उनका वर्णन बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को अगर हम देखें किस तरीके से लिखा है, जियो साइंटिफिक, है ना। जियो साइंटिफिक अगर आप व्यू देखें तो इसे बोला जाता है कि ये किस वाले क्षेत्र का हिस्सा है या कौन से वाले पार्ट का हिस्सा है, तो ये है विंध्यन रॉक ग्रुप का। किसका है, विंध्यन रॉक ग्रुप। तो गोंडवाना भी याद रखना है, विंध्यन भी याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में है ना, कौन सा वाला पार्ट जो है वो आपका मध्य प्रदेश का विंध्यन या आपका विंध्य कगारी क्षेत्र कहलाता है। तो आप बोलेंगे विंध्य कगारी क्षेत्र है हमारा, हमने अभी देखा था विंध्य कगारी क्षेत्र रीवा पन्ना का पठार है। क्लियर है ये बात। ये है आपका टोटल मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन। इतना आपको फिजिकल डिवीजन में कवर करना है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ते हैं। रिवाइज करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा जल्दी से। थैंक यू सो मच।